क्लास 12th शारीरिक शिक्षा पाठ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इसमें आज हम ओसीडी और असमर्थता या असशक्तता के शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ सार्वजनिक सूचनाएं। इस समय कोरोना का प्रकोप बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है। इनसे हमें बचना है, घर पे ही रहना है। बहुत आवश्यक हो तब घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें एवं बाहर की वस्तुओं के भोजन से परहेज करें। खाने पीने से घर का ही बना भोजन खाएं। आइए ओसीडी क्या है इसके बारे में हम जानें। ओसीडी को भ्रामक बाध्यकारी विकार भी कहते हैं। भ्रामक बाध्यकारी विकार ओसीडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो किसी को भी किसी आयु में भी प्रभावित कर सकता है या ग्रसित कर सकता है तथा जीवन भर चलता रह सकता है। यह विकार व्यक्ति को तब होता है जब वह भ्रमों या वहमों व बाध्यताओं के चक्र में फंस जाता है। यह कहा जा सकता है कि इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति के दिमाग में गैर जरूरी विचार या आदतें या भ्रम कुछ इस तरह से बस जाते हैं कि वह व्यक्ति चाह कर भी किसी एक चीज़ पर न सोच पाता है और न ही स्थितियों पर काबू कर पाता है तथा निरंतर डर से ग्रस्त रहता है। उसके गड़बड़ी करने वाले विचारों को भ्रम या वहम तथा दिनचर्या धार्मिक कृत्यों को बाध्यताएं कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो भ्रामक बाध्यकारी विकार अर्थात ओसीडी एक मानसिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति अनचाही चीज़ें बार बार करता है। ऐसे में वह अनचाहे विचारों से छुटकारा पाने के लिए वह उसी बात या क्रिया को बार बार दोहराता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इस विचार से डर सकता है कि वह जिस वस्तु को भी स्पर्श करता है उस वस्तु पर कीटाणु हो जाते हैं। अतः इस डर से छुटकारा पाने के लिए वह अपने हाथों को बार बार साफ करता है अर्थात धोता है। ऐसे व्यक्ति जो ओसीडी से ग्रसित हैं वे समझ सकते हैं कि उनके वहम या भ्रम या विचार अकारण हैं, लेकिन उनको रोकने की कोशिश करने से या उन पर ध्यान न देने से वे चिंतित व तनावग्रस्त हो जाते हैं। एक बार फिर से इसे सुन लें। भ्रामक बाध्यकारी विकार ओसीडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो किसी को भी किसी आयु में भी प्रभावित कर सकता है अर्थात ये बच्चे से लेकर वयस्कों तक हो सकता है या ग्रसित कर सकता है तथा जीवन भर चलता रह सकता है। यह विकार व्यक्ति को तब होता है जब वह भ्रमों या वहमों व बाध्यताओं के चक्र में फंस जाता है। यह कहा जा सकता है कि इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति के दिमाग में गैर जरूरी विचार या आदतें या भ्रम कुछ इस तरह से बस जाते हैं कि वह व्यक्ति चाह कर भी किसी एक चीज़ पर न सोच पाता है और न ही स्थितियों पर काबू कर पाता है तथा निरंतर डर से ग्रस्त रहता है अर्थात भयभीत रहता है। उसकी गड़बड़ी करने वाले विचारों को भ्रम या वहम तथा दिनचर्या धार्मिक कृत्यों को बाध्यताएं कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो भ्रामक बाध्यकारी विकार अर्थात ओसीडी एक मानसिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति अनचाही चीज़ें बार बार करता है। ऐसे में वह अनचाहे विचारों से छुटकारा पाने के लिए वह उसी बात या क्रिया को बार बार दोहराता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति
इस विचार से डर सकता है कि वह जिस वस्तु को भी स्पर्श करता है उस वस्तु पर कीटाणु हो जाते हैं। अतः इस डर से छुटकारा पाने के लिए वह अपने हाथों को बार बार साफ करता है। ऐसे व्यक्ति जो ओसीडी से ग्रसित हैं वे समझ सकते हैं कि उनके वहम या भ्रम या विचार अकारण हैं, लेकिन उनको रोकने की कोशिश करने से या उन पर ध्यान न देने से वे चिंतित व तनावग्रस्त हो जाते हैं। भ्रामक बाध्यकारी विकार के कारण अर्थात ओसीडी के क्या कारण हैं? भ्रामक बाध्यकारी विकार के वास्तविक कारणों के बारे में अब तक स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। हालांकि अनुसंधान अध्ययनों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि मस्तिष्क के एक भाग से सूचनाओं को दूसरे भाग तक पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में मस्तिष्क में एक रसायन होता है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है। यह रसायन मस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग में संदेश भेजने में सहायता करता है। सेरोटोनिन का अभाव या कमी होने से ओसीडी होने की संभावना हो सकती है। दबाव, तनाव व चिंता के कारण ओसीडी नहीं होती, लेकिन प्रतिदिन तनावग्रस्त व चिंताग्रस्त रहने से ओसीडी के लक्षण और अधिक बढ़ सकते हैं। नवीनतम अध्ययन यह दर्शाते हैं कि ओसीडी आनुवांशिक कारणों से भी हो सकती है। अवसाद को भी ओसीडी का कारण माना जाता है, अवसाद अर्थात डिप्रेशन, लेकिन इस पर विशेषज्ञों के विचार अलग अलग हैं। व्यक्तिगत अनुभवों के कारण भी यह विकार हो सकता है, जैसे गहरे सदमे का अनुभव होने पर ओसीडी का होना। उदाहरण के रूप में, यदि किसी जहरीले पदार्थ को छू लेने से किसी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाए कि हाथों में जहर फैल सकता है, तो वह बार बार हाथ धोने को बाध्य हो जाता है। असमर्थता या अशक्तता के शिष्टाचार। असमर्थता या असशक्तता के शिष्टाचार विशेष रूप से दिव्यांग या असमर्थ व्यक्तियों से संपर्क करने के तरीके के साथ दिशा निर्देशों का समूह होता है। असमर्थता या असशक्तता शिष्टाचार को जानने से पहले कुछ मूलभूत बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसको हमारी सहायता की आवश्यकता है। वास्तव में दिव्यांग या असमर्थ व्यक्ति भी अपने साथ आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में व्यवहार चाहते हैं। इसलिए एक असमर्थ व्यक्ति को तभी मदद करनी चाहिए जब उसे इसकी सचमुच आवश्यकता हो। हमें उसके साथ शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए। असमर्थ या दिव्यांग व्यक्ति से हमेशा सीधे ही बात करनी चाहिए, अपेक्षाकृत उससे किसी दोस्त से। दिव्यांग या असमर्थ व्यक्ति यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। असमर्थता या अशक्तता के सामान्य शिष्टाचार। असमर्थता के सामान्य शिष्टाचार निम्नलिखित हैं। पहला, हमेशा व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए, अर्थात हमें डिसेबल्ड पर्सन की अपेक्षा पर्सन विद डिसेबिलिटी कहना चाहिए। हमेशा पुराने शब्दों जैसे विकलांग, मंद, शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्तजन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अंधे व्यक्तियों की अपेक्षा व्यक्ति जो दृष्टिहीन है का प्रयोग करना चाहिए। एक दिव्यांग या असमर्थ व्यक्ति से मिलते समय अपना परिचय देने के लिए
उससे हाथ मिलाना उचित होता है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलते समय हमेशा अपनी व अन्य व्यक्ति जो आपके साथ हो पहचान कराएं। व्हील चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति पर कभी भी झुकना या लटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया ऐसा कार्य सामान्य तौर पर कष्टदायक सोचा जाता है। वास्तव में चेयर का वह भाग बैठने वाले व्यक्ति की निजी जगह होती है, उस पर नहीं झुकना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिसे बातचीत करने अर्थात बोलने में कठिनाई आती हो, उसकी बात को हमेशा ध्यानपूर्वक व अच्छे से सुनने व समझने का प्रयास करें। उसकी बात पूरी होने तक इंतज़ार करें तथा धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनें। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति से छोटे प्रश्न करें जिनका उत्तर भी प्रायः छोटा ही हो, ताकि वह आराम से उत्तर दे सके। जब एक पहिएदार कुर्सी अर्थात व्हील चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति से या बैसाखियाँ प्रयोग करने वाले व्यक्ति से बात करें तो आसानी पूर्वक बात करने के लिए स्वयं को उसकी आँखों के स्तर तक झुका लें। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर करने के लिए जो बहरा हो या जिसकी श्रवण क्षमता कम हो, तो उसके कंधे पर हाथ रख थपथपा सकते हैं या फिर अपना हाथ हिलाकर इशारा कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते समय उसकी तरफ देखना चाहिए तथा अपनी बात स्पष्ट तथा सरल रूप से रखनी चाहिए। जो व्यक्ति व्हील चेयर का प्रयोग करते हों, उन्हें सिर या कंधे पर थपकी के द्वारा संरक्षण या कृपा कभी न दिखाएं। जो व्यक्ति दृष्टिहीन हैं, उन्हें अपना परिचय देते समय हमेशा अपना नाम अवश्य बताएं। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से बातचीत करने के बाद यदि आप वहां से जाना चाहते हैं तो वहां से जाने से पूर्व उसे यह अवश्य बताएं कि आप जा रहे हैं तथा यह भी पूछ लेना चाहिए कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं गतिविधियों के लाभ। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन में शारीरिक क्रियाएं या गतिविधियां एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। वास्तव में ऐसे अनेक तथ्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अत्यंत जरूरी होती हैं। पिछले 3 दशकों के दौरान हुए अनुसंधान अध्ययन यह बताते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन में शारीरिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनकी क्रियात्मक स्तर व गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। वास्तव में शारीरिक क्रियाएं दिव्यांग बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं, जिनका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक सुधार। वे बच्चे जो संज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी असमर्थताओं से ग्रसित हों, उन्हें अधिकतर शारीरिक अपंगता हो जाती है। ऐसे बच्चों को फुदकने व कूदने संबंधी गामक कौशलों को कराने में बहुत अधिक समस्या होती है। ऐसे बच्चों को गामक कौशलों व शारीरिक पुष्टि के कौशलों को विकसित करने में शारीरिक क्रियाओं में सहभागिता सहायक सिद्ध हो सकती है। ये क्रियाएं अर्थात शारीरिक क्रियाएं तंदुरुस्ती के स्तरों व शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने या सुधार लाने का कार्य करती हैं। शारीरिक क्रियाएं या गतिविधियां हाथ व आँख के सामंजस्य, लचक, शक्ति, सहन क्षमता व हृदय वाहिका संस्थान की कार्यकुशलता को बढ़ाती है अर्थात हृदय पुष्टि को बढ़ाती है। ये क्रियाएं दिव्यांग बच्चों को अनेक समस्याओं
जैसे मोटापा तथा जीवन शैली से संबंधित बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। वास्तव में ये क्रियाएं या गतिविधियां अस्थि के घनत्व को स्वस्थ बनाए रखने तथा संपूर्ण पुष्टि को अच्छा बनाए रखने में सहायता करती हैं। मानसिक सुधार। शारीरिक क्रियाएं न केवल बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि इनके मानसिक विकास के लिए भी लाभदायक होती हैं। वास्तव में शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के सामान्य मूड तथा उनकी सुयोग्यता में सुधार लाती हैं। आत्मसम्मान। शारीरिक क्रियाएं या गतिविधियां विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभदायक होती हैं, क्योंकि ऐसी क्रियाएं उनमें आत्मसम्मान व आत्मविश्वास विकसित करती हैं। वास्तव में शारीरिक क्रियाओं में वार्तालाप या बातचीत तथा दूसरे विद्यार्थियों से मिलना जुलना बच्चों में आत्मविश्वास की भावना, उपलब्धि की भावना को जागृत करने में मदद करता है। चिंता, तनाव व अवसाद के स्तर में कमी करती है। शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में चिंता, तनाव तथा अवसाद यानी डिप्रेशन के स्तर में कमी करती है। ज्ञान संबंधी या संज्ञानात्मक फायदे। शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को ज्ञान संबंधी कौशलों में सुधार की ओर अग्रसर करती है। ये क्रियाएं उन्हें शक्तियों को खोजने तथा उन्हें प्राप्त करने के योग्य बनाती है। ऐसा कक्षा के कमरे में संभव नहीं हो सकता। ज्ञान संबंधी या संज्ञानात्मक फायदे। शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को ज्ञान संबंधी कौशलों में सुधार की ओर अग्रसर करती हैं। ये क्रियाएं उन्हें शक्तियों को खोजने तथा उन्हें प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं। सामाजिक व्यवहार में सुधार। शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सामाजिक व्यवहार में सुधार लाने के बहुत से अवसर प्रदान करती है। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के दौरान सामाजिक संबंध विकसित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवहार में सुधार होता है। भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का अच्छा होना। शारीरिक क्रियाओं या गतिविधियों के द्वारा या गतिविधियों में भाग लेने से भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम हो जाता है। शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है, क्योंकि ये क्रियाएं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं जैसे उच्च रक्त दबाव, मधुमेह आदि के खतरे में कमी करती हैं तथा साथ ही साथ भूख तथा निद्रा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करती हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुगम या सुलभ बनाने की युक्तियां यानी उपाय। विशिष्ट आवश्यकताओं या विभिन्न प्रकार की असमर्थताओं जैसे मानसिक असमर्थता,